बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा कि अगर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन चेंज होता है, एंगल चेंज होता है और इसकी वजह से जो फ्लक्स इस कॉइल से पास हो रहा है वो भी चेंज होता है। और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। साथ में यहाँ पर एक बहुत अलग तरीके का ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्योंकि इस कॉइल के घूमने से जो फ्लक्स है वो 1/4 रोटेशन में डिक्रीज करता है, नेक्स्ट 1/4 में कॉइल से इंक्रीज करता है। फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल 3rd 4th रोटेशन में फिर से डिक्रीज करता है और उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ रोटेशन में फिर से इंक्रीज करता है। मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स का नेचर बदलता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है। और इसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होती है और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बहुत अलग नेचर का होता है। वो हाफ साइकिल ऑफ रोटेशन में एक डायरेक्शन में और हाफ साइकिल ऑफ रोटेशन में एक डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट को इंड्यूस करता है। अगर हम इस सिचुएशन को 3D में देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये एक मॉडल है जो आपको एसी जनरेटर के स्ट्रक्चर का आइडिया देगा और फंक्शनिंग का आइडिया देगा। इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और एक रेक्टेंगुलर कॉइल सॉफ्ट आयरन फ्रेम पे इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करके रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल बनाई जाती है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है इस तरह से, और इसकी वजह से इससे पास होने वाला फ्लक्स लगातार चेंज करता है। अब ये फ्लक्स कैसे चेंज करता है कि जब कॉइल का प्लेन फील्ड के परपेंडिकुलर है तो तुम्हें दिख सकता है कि एरिया वेक्टर फील्ड के पैरेलल है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। अब ये कॉइल मान लो क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करती है, तो जैसे जैसे कॉइल का प्लेन फील्ड के पैरेलल होता जाता है, लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल, मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल घटती हैं और इस समय जो फ्लक्स इस कॉइल से मैक्सिमम पास हो रहा था वो पहले 4th रोटेशन में साइकिल के 0 हो गया रिड्यूस होकर, और इस समय आप देख सकते हो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इस समय 90 डिग्री है। इसके बाद अगले क्वार्टर ऑफ रोटेशन में फ्लक्स वापस से इंक्रीज करता है और इस समय जबकि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो कि इस डायरेक्शन में है 180 डिग्री पर है। ये जो टिप ऑफ पेंसिल है ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बता रहा है और एरिया वेक्टर ब्लू एरो से दिख रहा है। इस समय इस क्वार्टर में फ्लक्स इंक्रीज किया और जब प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू फील्ड हो गया तो फ्लक्स बढ़कर मैक्सिमम हो गया। अगले 1/4 रोटेशन में आप देखो फ्लक्स वापस से जो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल हैं वो वापस से 0 हो जाती हैं और इस समय जबकि प्लेन ऑफ कॉइल फील्ड के पैरेलल है तो कोई भी फील्ड लाइन इस कॉइल से पास नहीं हो रही है। इस पोजीशन पर फिर से एरिया वेक्टर फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो गया है। इस डायरेक्शन में पेंसिल की नोक की डायरेक्शन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है और लास्ट क्वार्टर ऑफ रोटेशन में आप देखो कि वापस से फ्लक्स इंक्रीज करता है और मैक्सिमम हो जाता है। तो फ्लक्स का चेंज कैसे हो रहा है? फर्स्ट क्वार्टर में डिक्रीज करता है, नेक्स्ट क्वार्टर में इंक्रीज करता है, 3rd क्वार्टर में फिर से डिक्रीज करता है और 4th क्वार्टर में इंक्रीज करता है। अब इस चेंज का रिजल्ट क्या होता है कि पहले क्वार्टर में जब फ्लक्स डिक्रीज करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, और
ये जो ईएमएफ है ये इस ड्यूरेशन में 0 से बढ़कर मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट क्वार्टर में जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होता है तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो फर्स्ट क्वार्टर के ईएमएफ के ऑपोजिट होता है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो एकदम से ज़ीरो नहीं होता है, धीरे धीरे ज़ीरो होता है। तो पहले क्वार्टर में जो ईएमएफ पैदा हुआ और दूसरे हाफ में जो ईएमएफ पैदा हुआ, सेकंड रोटेशन के क्वार्टर में असल में वो दोनों ईएमएफ एक साथ इस कॉइल में एग्जिस्ट करते हैं म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि इस क्वार्टर में जो ईएमएफ 0 से मैक्सिमम हुआ वो दो ईएमएफ के नेट ईएमएफ के अकॉर्डिंग इस क्वार्टर में घटकर धीरे धीरे 0 होता है। तो इस हाफ रोटेशन में ईएमएफ की पोलैरिटी एक ही रहती है, पर पहले बढ़ी और फिर घटी, और उसकी वजह से पहले करंट बढ़ी और फिर घटी, पर इस हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है, केवल उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है। अगले हाफ में अब फ्लक्स वापस से घटता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। ये जो ईएमएफ है ये थर्ड क्वार्टर में 0 से बढ़कर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट हो चुकी है पहले हाफ में जो ईएमएफ पैदा हुआ उससे। लेकिन फोर्थ क्वार्टर में फिर से जो इस ड्यूरेशन में ईएमएफ पैदा हुआ वो धीरे धीरे घटता है, और फ्लक्स बढ़ने की वजह से जो ईएमएफ पैदा होता है दोनों ईएमएफ इस पार्ट में रोटेशन के दोनों ईएमएफ इस कॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। दो ईएमएफ जो म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। इनके रिजल्ट के वजह से नेट ईएमएफ इस ड्यूरेशन वाले ईएमएफ का मैक्सिमम हुआ और वो ही घटकर 0 हुआ। तो इस ड्यूरेशन में ईएमएफ बढ़कर घटा, इस ड्यूरेशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, बढ़ा और 0 हुआ। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, इस कॉइल में एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता है जो एक साइकिल में, आधे साइकिल में एक डायरेक्शन में और आधे साइकिल में ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और उसकी वजह से करंट आधे साइकिल में एक डायरेक्शन में फ़्लो करती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में फ़्लो करती है। तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अब इसको हम मैथमेटिकली भी देखते हैं। और बच्चों, इस अरेंजमेंट में एक रेक्टेंगुलर कॉइल्स जो कि सॉफ्ट आयरन कोर पे वाउंड था, वो एक शाफ्ट की हेल्प से घुमाया जाता है कॉनकेव पोल पीसेस के बीच में, और इसके पार्ट्स में ये कॉइल जिसे हम आर्मेचर बोलते हैं, कॉनकेव पोल पीसेस, ये दो स्लिप रिंग्स जो पूरे ड्यूरेशन में कॉइल के साथ साथ घूमती हैं, और ये कार्बन ब्रशेस जो इस स्लिप रिंग और एक्सटर्नल सर्किट के बीच परफेक्ट कनेक्शंस बनाते हैं, और जो करंट पैदा होती है वो इन वायर्स के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट को सप्लाई की जाती है। अब मैथमेटिकली अगर हम इस पूरे डिस्कशन को देखें तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन टर्न कैन बी रिटन एज बी डॉट ए और बी ए कॉस थीटा, जहाँ हमें पता है कि थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल। तो एन टर्न के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है, टोटल फ्लक्स, वो हो जाएगा एन बी ए, और थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, क्योंकि हमको फ्लक्स को कॉइल की रोटेशनल वेलोसिटी से कनेक्ट करना है। अब इस फ्लक्स की वजह से और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम डी फाई बाई डी टी से निकाल सकते हैं, और ये काम हम पहले कर चुके हैं। तो एन ए बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी, ये इसके डिफरेंशिएशन से हमको रिजल्ट मिलेगा। और हमें पता है कि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इज़ निगेटिव और ऑपोजिट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
तो ये जो कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा और माइनस साइन आएगा, वो माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा वो मिलेगा NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये जो NAB ओमेगा है, ये देखो तुम एक कॉइल के लिए जो ओमेगा से रोटेट कर रही है, इसके लिए ये एक कांस्टेंट है। तो हम इस ईएमएफ को इस फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट ईएमएफ साइन ओमेगा टी। अब तुमको ये दिख रहा है कि ये ईएमएफ बिल्कुल वैसे वेरी करेगा जैसे साइन का फंक्शन वेरी करता है। और साइन का फंक्शन कैसे वेरी करता है कि जब ओमेगा टी 0 है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी 0 होगा, ठीक है, और ईएमएफ इंड्यूस्ड 0। लेकिन जब थीटा बढ़कर 90 डिग्री हो जाएगा तो ईएमएफ 0 से बढ़कर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, जो कि होगी E0। और E0 की वैल्यू क्या है, यहाँ हम साइड में लिख लें कि जो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है वो होगी NAB ओमेगा, ठीक। इसके बाद जब फिर थीटा पाई हो जाएगा तो ईएमएफ घटकर वापस से 0 हो जाएगा। और जब थीटा फिर से 3π/2 होगा तो ईएमएफ बढ़कर E0 हो जाएगा। और जब कंप्लीट होगा साइकिल तो थीटा ए और बी के बीच वापस से 0 होगा। ये ओमेगा टी बेटा थीटा है जो कि एंगल है ए और बी के बीच का। तो 0, π/2, पाई, 3π/2 और 0। जब वापस 0 होगा तो ईएमएफ वापस से 0 हो जाएगा। तो अगर टाइम के साथ ईएमएफ के वेरिएशन को हम स्टडी करें तो हमको ईएमएफ इस तरीके से वेरी करता दिखेगा, जहाँ इस वैल्यू को ईएमएफ के हम ईएमएफ की पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक। अब इस ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगी, और वो होगी NAB ओमेगा अपॉन R साइन ओमेगा टी। तो ये है हमारी ऑल्टरनेटली डायरेक्शन चेंज करने वाली करंट, जिसका मैग्नीट्यूड भी हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। और ये है बच्चों वेरिएशन ऑफ एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कॉइल ने रोटेट करना शुरू किया तो एरिया वेक्टर बी के पैरेलल था, फिर एरिया वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो गया, और उसके बाद बी से 180 डिग्री एंगल पर हो गया, और फिर बी से वापस परपेंडिकुलर हो गया। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को और मैथमेटिक्स को दोनों को कनेक्ट करके देख सकते हैं कि कैसे ईएमएफ ऑल्टरनेटली अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है वन रोटेशन के दौरान। अब बच्चों क्योंकि करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज हो, करंट का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज कर रहा है और ऑल्टरनेटली डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो हमको ज़रूरत पड़ी इसकी एवरेज वैल्यू निकालने की, क्योंकि हमें करंट में सर्किट में करंट को की वैल्यू को एड्रेस करना था। तो हमने देखा कि एक पूरे साइकिल में रोटेशन के कॉइल के एवरेज वैल्यू ऑफ करंट तो 0 है, क्योंकि हाफ साइकिल में ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने इसके हाफ साइकिल के ड्यूरेशन में करंट की एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो वो I0 इज अपॉन π/2। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने हाफ साइकिल में जितनी करंट फ्लो कर गई हाफ साइकिल में, यानी लगातार बदलती हुई करंट I dt टाइम में कितनी फ्लो करेगी सर्किट में, I इंटू dt। तो हाफ साइकिल में कितनी फ्लो करेगी, इस I dt टाइम की करंट को इंटीग्रेट कर दें हम हाफ साइकिल के लिए, और फिर जिस टाइम के लिए हम टोटल करंट कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम से इसको डिवाइड भी कर दें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो I0 अपॉन π/2 हो जाएगा।
लेकिन ये एवरेज वैल्यू हमारे काम की नहीं थी। हमारे काम का कोई और ही क्वांटिटी था जिसने कैलकुलेशन को और सर्किट के पैरामीटर्स को चेंज कर दिया, और वो था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो करंट की वैल्यू है वो एक हाफ साइकिल में पॉजिटिव और दूसरे हाफ साइकिल में नेगेटिव है, लेकिन आई स्क्वायर कंसीडर करने पर ये जो साइन का चेंज है ये नलीफाई हो जाता है। तो हम सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ करंट स्क्वायर निकालेंगे फुल साइकिल के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आई स्क्वायर को dt टाइम के लिए पहले कंसीडर करेंगे और फिर इसका फुल साइकिल में वैल्यू इसको 0 से t के बीच इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, और फिर इसकी टोटल वैल्यू इन वन साइकिल को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा आई स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। इसको सॉल्व करने पर आई की वैल्यू रखेंगे 0 से t, और आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा t, और स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू इसकी स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम लिख सकते हैं, आई नॉट को बाहर ले लें, साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाय 2 और dt। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो आई नॉट स्क्वायर बाय t इंटीग्रल 0 टू t हाफ dt माइनस इंटीग्रल 0 टू t कॉस 2 ओमेगा t बाई 2। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, हमको आई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, ये आई नॉट स्क्वायर बाई टी एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पर हाफ को बाहर लेंगे और इंटीग्रल डी टी की वैल्यू आ जाएगी टी, और लिमिट रखेंगे 0 से टी। हाफ को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म से बाहर, और इधर cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल cos 2 ओमेगा टी dt की वैल्यू आ जाएगी साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट्स 0 से t। वैल्यूज़ चेक करो, तुम्हें मिलेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, इसकी वैल्यू t, और इसकी वैल्यू चेक करो तो 0 हो जाएगी। वैसे भी साइन के फंक्शन या कॉस के फंक्शन की एक साइकिल में वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 होती है, तो ये हम सीधे भी 0 रख सकते थे, और यहाँ पर वैल्यूज़ रख के भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी बचेगा, जो कि फर्दर आई नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये है मीन वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर या मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे लिखेंगे, हम इसी वैल्यू का एवरेज निकाल लेंगे, इसी वैल्यू का अंडर रूट निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा आई नॉट बाय रूट 2। तो आई रूट मीन स्क्वायर इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन वन साइकिल अपॉन अंडर रूट 2। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है ऑल्टरनेटिंग करेंट्स और ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के लिए, और ये डेरिवेशन भी समझने में इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बोर्ड में कभी ये डेरिवेशन पूछा नहीं गया है, तो आप इस डेरिवेशन को एक बार देख लीजिए, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब रूट मीन स्क्वायर करंट की या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझने के लिए हम दो सर्किट्स एक साथ कंसीडर करते हैं। एक सर्किट में
ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स को कंसीडर करते हैं जो आर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करा रहा है। ईएमएफ साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है और ये आर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करा रहा है। और दूसरा हम कंसीडर करते हैं सेम रेजिस्टेंस में एक सोर्स जो डीसी सोर्स है और ये डीसी सोर्स का ईएमएफ है E0/√2 और उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रही है वो I0/√2 है आर रेजिस्टेंस में। अब रूट मीन स्क्वायर की सिग्निफिकेंस क्या है या उसका मतलब क्या है ये समझो। किसी एसी सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, लगातार बदलती करंट की वजह से हम आरएमएस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जो हीट इसमें प्रोड्यूस हुई वो I/RMS² RT हुई। अब देखो, अगर इस बैटरी में E0/√2 ईएमएफ इस बैटरी का है और उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रही है वो I0/√2 है। E0 क्या है? इसकी पीक वैल्यू। तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? I² RT और ये दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि RMS क्या है? I0/√2। तो हम RMS वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं? RMS value of alternating current is that DC value of current which when flows through same resistance produces same heat if it flows up to same time. So this definition, you just get it, and then this definition is very important for board. They ask you what is RMS value of current or EMF. तो एक बार फिर समझ लो, RMS value of alternating current is that DC value of current which when flows through same resistance up to same time then produces same heat as AC produces in AC circuit. राइट? तो ये डेफिनेशन बेटा तुमको लर्न करनी पड़ेगी और मैं नहीं कहूँगी कि डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ये डेफिनेशन सचमुच थोड़ी टेढ़ी है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फेज़र की।